जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बताते जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां डोकलाम पर भूटान ने क्यों बदला रुख, अलापा था चीन का राग, अब हुआ बहुत बड़ा खुलासा। बताएंगे दोस्तों क्या खुलासा हुआ इसको लेकर, और साथ ही साथ बताएंगे जहां फिर से एक बार पुलवामा अटैक को लेकर मामला गर्म होता नजर आया है। दोस्तों बताएंगे कैसे अपने शहीदों की जान गई और इधर विपक्षी इस पर राजनीति करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों बताएंगे क्या है बड़ी खबर, और साथ ही साथ आपको अतीक अहमद के हत्या पर किसने क्या कहा दोस्तों, और योगी आदित्यनाथ जी ने क्या सबसे बड़ा एक्शन लिया है, इस पर सारी जानकारी आपको बताएंगे। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी बताने वाले, इसलिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते हैं दोस्तों, और मानते कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 सेना और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां डोकलाम पर भूटान ने क्यों बदला रुख, अलापा था चीन वाला राग, अब हुआ बहुत बड़ा खुलासा। बता दे डोकलाम पर भूटान के नए रुख ने भारत को परेशानी में डाल दिया था। तब भारतीय कूटनीतिक हलकों में कहा गया था कि भूटान अब चीन की भाषा बोलने लगा है। दरअसल भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने कहा था कि चीन के पास भी डोकलाम सीमा विवाद का हल खोजने का बराबर अधिकार है। अब तक भारत और भूटान दोनों इस बात पर सहमत थे कि डोकलाम में चीन घुसपैठिया है, ऐसे में उसे बिना शर्त पीछे हटना चाहिए। अब खुलासा हुआ है कि भूटान को ऐसा रुख अपनाने के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी ने दबाव डाला था। भूटानी पीएम ने यहां तक दावा किया था कि चीन ने उनके देश की सीमा के अंदर अतिक्रमण नहीं किया है, जबकि सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात की पुष्टि हुई थी कि चीन ने भूटान की सीमा के अंदर कई गांव बसाए हैं। दिल्ली स्थित विदेश नीति थिंक टैंक रेड लैंटर्न एनालिटिका के अनुसार भूटान पर डोकलाम को लेकर रुख बदलने के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी भारी दबाव डाल रही है। अपने बयान में आरएलए ने कहा कि भूटान जो मित्रता संधि जैसे समझौतों के तहत अपनी विदेश नीति को भारत के साथ समन्वयित करने के लिए सहमत था, अब सीसीपी द्वारा अपना रुख बदलने के लिए भारी दबाव डाला जा रहा है। इसी कारण प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने हाल ही में दावा किया था कि चीन की डोकलाम विवाद में समान भागीदारी है। उन्होंने ये भी कहा था कि डोकलाम विवाद को हल करना अकेले भूटान पर निर्भर नहीं है और तीनों देश भूटान, भारत और चीन समान हितधारक। ऐसे में दोस्तों इस खबर के बाद बहुत बड़ा खुलासा हो गया है दोस्तों कि चाइना ही भूटान पर दबाव डाल रहा था। बहरहाल हम भी तो सोचे और भारत भी ये सोच रहा था कि अचानक भूटान के प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान क्यों दे दिया। साथ ही साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बड़ी ही विचित्र खबर आ रही है अपने भारत देश के लिए। पुलवामा पर बड़े ही शर्मनाक तरीके से खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर एक तरफ हमारे जवानों ने जान गंवाई और दूसरे तरफ विपक्ष इस पर राजनीति करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें पुलवामा अटैक पर सत्यपाल मलिक के दावों पर मच गया है घमासान। कांग्रेस के 5 सवाल मोदी सरकार पर वार। बता दें जिस पुलवामा अटैक ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, 4 साल बाद भी उस पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर इस सियासत को हवा दे दी गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने, जिन्होंने एक इंटरव्यू में पुलवामा हमले की एक वजह केंद्र सरकार की खामी को बताया है। दरअसल सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले यहाँ के आखिरी राज्यपाल थे। जिस वक्त पुलवामा हमला हुआ उस वक्त भी वो राज्यपाल के पद पर आसीन थे। एक इंटरव्यू के दौरान सत्यपाल मलिक ने उस वक्त के गृह मंत्री राजनाथ सिंह पर सवाल खड़े किए, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया गया। सत्यपाल मलिक के इस इंटरव्यू के बाद एक बार फिर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से पुलवामा अटैक को लेकर 5 सवाल किए हैं। जी हाँ दोस्तों, वो कौन कौन से 5 सवाल है तो आपको बता दें। पहला है कि मोदी सरकार ने सीआरपीएफ जवानों को एयरक्राफ्ट क्यों नहीं दिए। दूसरा है खुफिया इनपुट और जैश की धमकी को अनदेखा क्यों किया गया। तीसरा सवाल आतंकियों को भारी मात्रा में आरडीएक्स कैसे मिला, या पुलवामा हमले की जांच कहां तक पहुंची। चौथा सवाल एनएसए अजीत डोभाल और तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह की क्या जिम्मेदारी तय की गई थी। पांचवा और अंतिम सवाल यह है दोस्तों कि पुलवामा हमले के बाद संवैधानिक पद पर बैठे गवर्नर को पीएम मोदी ने चुप रहने की धमकी क्यों दी। अब ऐसे में आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस पर बड़ा पलटवार किया दोस्तों। बीजेपी ने भी सत्यपाल मलिक पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सत्यपाल मलिक के कई पुराने इंटरव्यू शेयर किए, जहां वो अपने बयान से पलटते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी अब सत्यपाल मलिक की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रही है। अमित मालवीय ने ट्वीट किया और लिखा कि कोई उनको सीरियस नहीं लेता, यहाँ तक कि तब भी जब वो अपने आरोप वापस ले लेते हैं। ये उनकी विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन विपक्ष को भी ये सोचना चाहिए दोस्तों कि कोई जानबूझ करके अपने सैनिकों को थोड़ी मरवा देगा। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे सवाल खड़े किए जा रहे हैं अपने देश के मोदी सरकार पर। और साथ ही साथ पुलवामा में जान गंवाने वाले, शहीद होने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बजाय ऐसे सवाल खड़े किए जा रहे। अगर आप भी मानते दोस्तों ये बहुत ही शर्मनाक है। इस प्रकार के सवाल करने तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा आप लोग। दोस्तों देखते हैं भारत की जनता क्या जवाब देती है, क्या राय देती है। साथ ही साथ
दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान से बड़ी खबर। इमरान खान का बड़ा आरोप, देश का सबसे ताकतवर शख्स है आर्मी चीफ जनरल मुनीर, भ्रष्ट माफियाओं का दे रहा साथ। बता दे, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी के सुप्रीमो इमरान खान ने फिर से देश के सेना प्रमुख के खिलाफ बहुत बड़ा बयान दिया है। इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान में सेना प्रमुख पूरे देश की राजनीति में सबसे ताकतवर इंसान होता है, इसीलिए उसके फैसलों को हर कोई मानता है। इमरान ने पाकिस्तान की आर्मी पर भ्रष्ट माफियाओं को समर्थन देने का आरोप लगाया है और कहा है कि वो सभी चाहते हैं कि इमरान खान फिर से सत्ता में वापसी ना कर सकें। इमरान खान शुक्रवार शाम को जमान पार्क के पास स्थित अपने आवास से अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने आग्रह किया है कि उनके समर्थक सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े उस वक्त खड़े रहें जबकि सरकार उन्हें गिराने की कोशिश कर रही है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की राजनीति में आर्मी चीफ सबसे ताकतवर शख्स है। उन्होंने कहा कि सभी को उसकी बात माननी पड़ती है। उन्होंने इस दौरान मिलिट्री पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो भ्रष्ट माफिया शरीफ और जरदारी के परिवारों को समर्थन दे रहे हैं ताकि वो सत्ता में वापसी ना कर सकें। अब ऐसे में दोस्तों खुद पाकिस्तान के आर्मी चीफ को भ्रष्ट कहा जा रहा है, इससे बड़ी और घोर बेइज्जती किसी देश की सेना के लिए क्या ही हो सकता है। चलते अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां भारत के सतत मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम से सख्ते में चीन और अमेरिका अब आसमान में दिखेगा होगा जलवा। जी हां, इस बार भारत का गगनयान मिशन अंतरिक्ष में नया इतिहास रचने को आतुर है। धरती से लेकर आसमान तक लगातार भारत की धमकी बढ़ती जा रही है। इससे दुश्मन चीन ही नहीं बल्कि तरक्की के ऐसे तजुर्बे को देखकर अमेरिका भी हैरान है। दरअसल भारत ने अब की बार के गगनयान मिशन को सतत मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम से जोड़ दिया है, यानी ये मिशन सिर्फ एक बार का अभियान मात्र नहीं रहेगा बल्कि ये लगातार नए नए अंतरिक्ष कार्यक्रमों को संचालित करता रहेगा। अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते दबदबे को देखकर दुनिया चक्कर खाने लगी है। आइए आपको बताते हैं दोस्तों भारत का नया गगनयान मिशन कार्यक्रम कैसा होने वाला है। दरअसल भारत का गगनयान मिशन एक बार का अभियान नहीं होगा क्योंकि सरकार ने सतत मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम को मंजूरी दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के निदेशालय के निदेशक इम्तियाज अली खान ने यहाँ बी इंस्पायर्ड फेस्टिवल ऑफ आइडियाज कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कि गगनयान के बाद के अंतरिक्ष मिशन में चिकित्सक और वैज्ञानिक जैसे नागरिक शामिल हो सकते हैं। अली ने कहा कि पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन को अगले साल के अंत में प्रक्षेपित करने की योजना है। उन्होंने कहा कि इस उड़ान के लिए भारतीय वायुसेना के 4 पायलट का चयन किया गया है और वे मिशन के लिए व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। अली ने कहा कि पहले इसरो भारत की पहली सफल मानव अंतरिक्ष उड़ान को पूरा कर अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा। उसके बाद भविष्य के मिशन तय किए जाएंगे। बाद के मिशन के लिए गैर पायलट लोग शामिल होंगे जिनमें नागरिक, महिलाएं, चिकित्सक और वैज्ञानिक शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष मिशन शुरू करने के लिए उम्र बहुत सख्त मानदंड नहीं है क्योंकि प्रशिक्षण सत्र के दौरान व्यक्ति को फुर्तीला, स्वस्थ और प्रक्रियाओं को आसानी से समझने में सक्षम होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, जहां पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर किया इतना बड़ा घातक हमला कि अब जेलेंस्की भी मांगने लगे रूसी मिसाइल प्रणाली। बता दे बड़ी खबर, व्लादिमीर पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर इतना बड़ा और घातक हमला कर दिया है कि जेलेंस्की भी अब रूसी मिसाइल प्रणाली के दीवाने हो गए हैं। पूर्वी यूक्रेन के सोलीवायांका शहर पर रूसी मिसाइलों के हमलों के बाद अब यूक्रेन भी रूसी मिसाइल प्रणाली की मांग करने लगा है। यूक्रेन को रशिया की मिसाइल प्रणाली का बेसब्री से इंतजार है। आपको बता दें कि पूर्वी यूक्रेन के स्लोवियांक शहर पर रूसी मिसाइल हमलों में मरने वालों की संख्या शनिवार को बढ़कर 11 हो गई। यूक्रेन के अधिकारियों के अनुसार बचाव दल ने एक अपार्टमेंट की इमारत के मलबे में फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि देश के पास जल्द ही ऐसे अस्त्र शस्त्र होंगे जिनसे वो शुक्रवार जैसे हमलों को रोकने का प्रयास करेगा। वायुसेना के प्रवक्ता यूरी इनहत ने कहा कि अमेरिका द्वारा किए गए वादे के अनुसार पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली की आपूर्ति ईस्टर के बाद किसी समय भी हो सकती है। साथ ही साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पाकिस्तान में फिर मची आटे के लिए भगदड़, बोरियां लूट कर भागे लोग। बता दे आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में रमजान के महीने में भी लोग बुनियादी जरूरतों के लिए जूझ रहे हैं। बदहाली का आलम यह है कि लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। लोगों को तात्कालिक राहत के लिए सरकार ने मुफ्त राशन की दुकानें खोली हैं जहां लोगों को आटा वितरित किया जा रहा है, लेकिन यहां भी भगदड़ की स्थिति बनती जा रही है। पाकिस्तान के समाचार पत्र डॉन के अनुसार मनसेहरा में ओघी तहसील के कटोरी इलाके में आटा वितरण के दौरान भगदड़ मच गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वितरण स्थल पर भारी संख्या में भीड़ के आ जाने से स्थिति बेकाबू हो गई। इसी दौरान हिंसक झड़प के बाद भगदड़ मच गया जिसमें कई लोगों की जान जाते जाते बची दोस्तों और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार घटना स्थल पर मौजूद भीड़ ने आटे के बोरियों से भरे एक ट्रक पर धावा बोल दिया और सैकड़ों बोरे लूट लिए। मौके से कई लोग आटे की बहुत सारी बोरी लेकर भाग गए, लेकिन कमजोर तबके के लोग उपवास के दौरान लंबे समय तक कतार में लगने के बावजूद खाली हाथ लौट आए। यानी कि दोस्तों आप ये पिक्चर्स देख
करके समझ पा रहे होंगे कि क्या स्थिति है अब पाकिस्तान में। साथ ही साथ दोस्तों आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर अपने समुदाय के लोगों के साथ बातचीत करके खुशी हुई। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने मोजाम्बिक में सदियों पुराने मंदिर के दर्शन किए और अपने लोगों से मुलाकात की। अपने लोगों से हमारा तात्पर्य है कि इंडियन लोगों से बात की। बता दें, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने शनिवार को मोजाम्बिक की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पूरी करने से पहले सदियों पुराने श्री रामचंद्र जी सलामंगा मंदिर के दर्शन किए। मंत्री ने ट्वीट किया, वहां हमारे समुदाय के साथ बातचीत करके खुशी हुई, उनके स्वास्थ्य, कल्याण और सफलता के लिए प्रार्थना की। जी हाँ, बता दें 10 से 15 अप्रैल तक अफ्रीकी देशों युगांडा और मोजाम्बिक की यात्रा करने वाले जयशंकर जी ने शुक्रवार को मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी से मुलाकात कर विकास संबंधी द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। मंत्री ने व्यापार, निवेश और रक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए काम करने की भी प्रतिबद्धता जताई। जयशंकर जी ने अपनी समकक्ष वेरोनिका मकामों के साथ 5वीं भारत मोजाम्बिक संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। बात करते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की, जहां जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा पर अटैक होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी इसकी निंदा की। दोस्तों बता दें बड़ी खबर, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा एक रैली में भाषण देने ही वाले थे, वहां जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी गई। इसके बाद उन्हें वहां से फटाफट निकाल लिया गया। यह घटना देश के पश्चिमी शहर वाकायामा में शनिवार सुबह हुई है। दोस्तों जापान, जिसको दुनिया का सबसे सुरक्षित और आतंकवाद लेस कंट्री माना जाता है, दोस्तों बताया गया है कि पीएम किशिदा पर स्मोक बम से हमला किया गया। टीवी फुटेज में अधिकारियों को इलाके को खाली कराते और घटनास्थल से एक शख्स को पकड़ते हुए दिखाया गया है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उन्होंने एक व्यक्ति को कुछ फेंकते देखा, जिससे बाद में धुआं निकल रहा था। तो वहीं कुछ लोगों ने एक जोरदार धमाके की आवाज सुनने की बात कही। एक रिपोर्ट के अनुसार पीएम किशिदा के पास पाइप जैसी एक वस्तु फेंकी गई। फोटो में दिख रहा है कि 3 पुलिस अधिकारी एक संदिग्ध शख्स को गिराकर उसे दबोचे हुए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस घटना की, इस इंसिडेंट की निंदा की है। दोस्तों आप ये मोदी जी का ट्वीट देख पा रहे होंगे। आपको बता दें मोदी जी ने ट्वीट में लिखा है, जापान के वाकायामा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हुई हिंसक घटना के बारे में पता चला, जहां मेरे दोस्त पीएम किशिदा मौजूद थे। वे ठीक हैं, इस बात से राहत है। उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। भारत हिंसा के सभी कृत्यों की निंदा करता है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बहरहाल दोस्तों आप लोग भी उनके अच्छे हेल्थ के लिए गेट वेल सून फूमियो किशिदा जरूर कह दीजिएगा, हालांकि वो ठीक हैं। बात करते हैं अगली खबर की, जहां पाकिस्तानी आर्मी चीफ के कहने पर सऊदी और यूएई ने दी थी खैरात में पैसा। जी हां, शहबाज शरीफ ने कबूला बेइज्जती वाला सच। बता दें अभी की सबसे बड़ी और अहम जानकारी। जी हां, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार को खुलासा किया कि सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने सऊदी अरबिया और संयुक्त अरब अमीरात से धन हासिल करने में एक भूमिका निभाई। नकदी संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से राहत पैकेज के हासिल करने के लिए इन दोनों देशों से धन प्राप्त करना एक पूर्व शर्त थी। शरीफ ने यहाँ एक समारोह को संबोधित करते हुए उम्मीद भी जताई कि अब IMF पाकिस्तान द्वारा मांगे गए 1.1 अरब डॉलर के लिए समझौता करने में देर नहीं करेगा। शहबाज शरीफ भी कर्ज के लिए 2 बार सऊदी अरबिया और यूएई गए थे, लेकिन सेना प्रमुख के कहने पर इन दोनों देशों ने पैसा दे दिया। जी हाँ, शहबाज शरीफ ने कहा कि सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने सऊदी अरबिया और संयुक्त अरब अमीरात से धन हासिल करने के लिए सरकार के प्रयासों में योगदान दिया है। आपको बता दें दोस्तों कि उससे पहले ये बयान आया था पाकिस्तान के सेनापति जनरल मुनीर का। उसने कहा था कि मेरी राजनीति में कोई भूमिका नहीं है, जबकि पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के प्रमुख इमरान खान अभी भी ये कहते हैं कि देश की राजनीति में अंतिम शक्ति सेना प्रमुख के पास है। और अब शरीफ का ये बयान देना दोस्तों ये दर्शाता है कि या तो शहबाज शरीफ झूठ बोल रहे हैं या फिर जनरल मुनीर, लेकिन कोई प्रधानमंत्री अपनी बेइज्जती क्यों करवाएगा ऐसे बयान देकर के दोस्तों। तो इससे ये साफ होता है कि जनरल मुनीर ही झूठ बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों सब में बड़ी बात तो यही है कि एक प्रधानमंत्री को कर्ज नहीं दिया जाता है और वहां के जनरल को कर्ज दे दिया जाता है। इससे इमरान खान की बात भी सच हो जाती है कि देश में सेना की चलती है, ना कि प्रधानमंत्री की। ऐसे में ये खबर पाकिस्तान देश के लिए और पाकिस्तान सरकार के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती की खबर है। दोस्तों चलते हैं अगली बात और समाचार की तरफ, जहां अमेरिकी चेतावनी के बाद झुका चाइना। कहा युद्ध में अब किसी पक्ष को हथियार नहीं दूंगा मैं। जी हाँ, और साथ में संकल्प भी लिया है। बता दें चीन रशिया यूक्रेन युद्ध में किसी भी पक्ष को हथियार नहीं बेचेगा। दरअसल पश्चिम देशों ने चिंता जताई थी कि बीजिंग रशिया को सैन्य सहायता प्रदान कर सकता है, जिसका जवाब देते हुए चीन के विदेश मंत्री किन गैंग ने शुक्रवार को यह बात कही। चीन ने राजनीतिक बयानबाजी और आर्थिक रूप से रशिया का समर्थन करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि वो संघर्ष में तटस्थ है। चीन का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिमी देशों ने रशिया पर दंडात्मक प्रतिबंध लगाए हैं और मॉस्को को अपने पड़ोसी और आक्रमण के लिए अलग थलग करने की मांग की है। किन गैंग रशिया को हथियारों की बिक्री के बारे में इस तरह का स्पष्ट बयान देने वाले उच्चतम स्तर के चीनी अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि चीन दोहरे
छोटे नागरिक और सैन्य उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात को भी विनियमित करेगा। किन ने जर्मन समकक्ष एनालेना बेयरबॉक के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सैन्य सामग्री के निर्यात को लेकर चीन विवेकपूर्ण और जिम्मेदार रवैया अपनाता है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, जहां इस देश में आपस में भिड़े सेना अर्धसैनिक बल भारतीयों को घरों में रहने की बड़ी सलाह बता दें। सूडान में अर्धसैनिक बलों और सेना के बीच जारी जंग के बीच वहां मौजूद भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। सूडान में भारतीय मिशन ने अपने नागरिकों से कहा है कि वे घरों के अंदर ही रहें और इस अफ्रीकी देश में अर्धसैनिक बलों और सेना ने एक दूसरे के ठिकानों पर हमले किए हैं। सूडान की राजधानी खार्तूम में स्थित भारतीय दूतावास ने एक ट्वीट में कहा कि गोलीबारी और झड़प की सूचना के मद्देनजर सभी भारतीयों को अत्यधिक सावधानी बरतने, घर के अंदर रहने और तत्काल प्रभाव से बाहर निकलने से रोकने की सलाह दी जाती है। कृपया शांत रहें और अपडेट की प्रतीक्षा करें। जी हाँ, आखिर कहानी क्या है इस जंग की, तो आपको बता दें, दरअसल अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी RSF को सेना में मिलाने की योजना है। इसको लेकर सैन्य नेता अब्देल फतेह अल बुरहान और उनके नंबर 2 यानी अर्धसैनिक कमांडर मोहम्मद इमदान डागलो के बीच हफ्तों से विवाद गहराता जा रहा है। लंबे तनाव के बाद शनिवार को सूडान में हिंसा भड़क गई। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, लेकिन वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा दोस्तों। एक एक छोटी से छोटी और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बता रहे हैं ताकि आप किसी भी खबर से अछूते ना रहे, इसीलिए दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है। तो चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां IMF ने शहबाज शरीफ के दावे की बखिया उधेड़ी, बताया कर्ज पाने से कितनी दूर है पाकिस्तान। बता दें, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने शनिवार को बताया कि पाकिस्तान ने अभी तक पूर्व निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं किया है। IMF ने कहा कि वो अभी भी समीक्षा वार्ता के सफल निष्कर्ष के लिए आवश्यक वित्त पोषण आश्वासन की प्रतीक्षा कर रहा है। IMF ने पाकिस्तान से $3 बिलियन की तत्काल व्यवस्था करने का निर्देश दिया है, जिसके लिए शहबाज शरीफ सरकार खाड़ी देशों के सामने हाथ फैलाए हुए है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त अरब अमीरात से $2 बिलियन के वित्त पोषण का आश्वासन पाने के बाद दावा किया है कि उनके देश ने IMF की शर्तों को पूरा कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान को अब कर्ज मिलने में कोई मुश्किल नहीं होने वाली। साथ ही साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड, 15 महीनों का रिकॉर्ड, 31.9% संक्रमण दर, 24 घंटे में 5 की मौत, 1396 नए केस। बता दें, दिल्ली में कोरोना ने शनिवार को 15 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को कोरोना संक्रमण ने 1396 नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण की दर 31.9% रही, जो 15 महीनों में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में पिछले साल 14 जनवरी को संक्रमण दर 30.6% थी। दिल्ली में बीते 24 घंटों के दौरान 5 संक्रमितों की मौत भी हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 20,21,593 हो गया है। जी हाँ, शनिवार को जारी कोविड-19 स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार एक मरीज की मौत की वजह कोविड था, जबकि 4 की मौत में दूसरी बीमारियां भी वजह रही हैं। बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में 4,376 लोगों की जांचें हुई, जिनमें RT-PCR से 3,906 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 470 नमूने जांच के लिए गए। कोरोना संक्रमण की जांच दर 31.9% दर्ज की गई। ऐसे में दोस्तों कृपया करके अपना ख्याल रखिए। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां अब बात करते हैं दुरंत अपराधी आतिक अहमद की, जहां कैमरों के सामने आतिक और अशरफ को गोलियों से भुना दोस्तों, और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। जी, आतिक अहमद और भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या। साथ ही साथ दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी ने भी दे दिए बहुत बड़े निर्देश जांच के। बता दें, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, गैंगस्टर से नेता बने आतिक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की शनिवार रात उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों को मेडिकल परीक्षण के लिए लेकर जाया जा रहा था। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि घटना के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। महज 2 दिन पहले ही झांसी में पुलिस मुठभेड़ में अहमद का बेटा असद मारा गया था। गोलीबारी की घटना रात करीब 10 बजे की है, जो कैमरे में दर्ज हो गई, क्योंकि मेडिकल जांच के लिए पुलिस द्वारा दोनों को अस्पताल ले जाते समय मीडिया कर्मी उनके साथ चल ही रहे थे। सनसनीखेज हत्या के बाद इलाके में तनाव भी है। अहमद एवं अशरफ के गोलियों से छलनी शवों को मौके से हटा लिया गया है। अहमद और उसके भाई अशरफ को 2005 के उमेश पाल हत्याकांड के सिलसिले में सुनवाई के लिए यहाँ लेकर आया गया था। ऐसे में दोस्तों आपको बताएंगे किसने क्या कहा विपक्ष ने इस पर, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें योगी आदित्यनाथ जी ने इस पर बहुत बड़ा कार्रवाई का आदेश दिया है दोस्तों, और निर्देश भी दिए हैं। वो क्या दिए हैं निर्देश आपको बता दें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रयागराज की घटना का संज्ञान लिया। उन्होंने तत्काल उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए। मुख्यमंत्री ने 3 सदस्य जुडिशियल कमीशन यानी न्यायिक जांच आयोग के गठन के निर्देश भी दिए। तीनों हमलावर मौके पर पकड़े गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें डीजीपी ने अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों के कप्तानों से बात की और उन्हें सतर्क रहने का निर्देश दिया। योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को किसी भी उपद्रव से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया है।
है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट की सूचना और सीएम आवास की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दोस्तों, यूपी के सभी थाना प्रभारियों को तुरंत इलाके में जाने को कहा गया है। यूपी में पुलिस वालों की सारी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, जिनकी भी छुट्टियां अप्रूव्ड हुई थी, और जो छुट्टी पर है उन्हें वापस बुलाया गया है। अब ऐसे में दोस्तों आपको बता दें, अखिलेश यादव का सबसे पहला बयान, जहां पर अखिलेश यादव ने कहा यह अपराध की पराकाष्ठा। ओवैसी ने कहा यह एनकाउंटर का जश्न मनाने वाले हत्या के जिम्मेदार। आपको बता दें दोस्तों, अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध की पराकाष्ठा हो गई है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जब पुलिस के सुरक्षा घेरे के बीच सरेआम गोलीबारी करके किसी की हत्या की जा सकती है, तो आम जनता की सुरक्षा का क्या? इससे जनता के बीच भय का वातावरण बन रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं। तो उधर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अतीक और उनके भाई पुलिस की हिरासत में थे, उन पर हथकड़ियां लगी हुई थी, जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। दोनों की हत्या योगी के कानून व्यवस्था की नाकामी है। एनकाउंटर राज का जश्न मनाने वाले भी इस हत्या के जिम्मेदार हैं। जिस समाज में हत्यारे हीरो होते हैं, उस समाज में कोर्ट और इंसाफ के सिस्टम का क्या काम? ये सारी बातें दोस्तों विपक्ष की हैं, और भी बहुत सारे लोगों ने दोस्तों इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन आप लोग क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? अतीक अहमद और अशरफ को जिस प्रकार से सरेआम पूरे सुरक्षा के बीच में गोली मारी गई है दोस्तों, इस पर आपकी जो भी निजी राय होने वाली हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर केंद्र सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा। जनधन खाता रखने वालों को मिल रहे हैं 10,000 रुपए, और इस तरह कर सकते हैं आप अप्लाई। बता दें दोस्तों, अब जनधन खाता रखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर है। जनधन खाता धारकों को केंद्र सरकार की तरफ से पूरे 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इसका फायदा देश के करीब 47 करोड़ से भी ज्यादा खाता धारकों को मिलेगा। लेकिन दोस्तों इस पैसे के लिए आपको कैसे अप्लाई करना होगा, हम आपको पूरी जानकारी बताते हैं। दोस्तों आखिर 10,000 रुपए किस प्रकार से मिल रहे हैं, आपको बता दें कि अगर आपने भी जनधन खाता खुलवा रखा है तो सरकार की तरफ से आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल रही है। इस सुविधा के तहत अगर आपके अकाउंट में एक भी रुपया नहीं है, तब भी आप 10,000 रुपए निकाल सकते हैं। बता दें कि पहले ओवरड्राफ्ट की सुविधा सिर्फ 5,000 रुपए मिलते थे, लेकिन सरकार ने इस लिमिट को बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया है। इस स्कीम की खासियत क्या है दोस्तों, वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 18 साल से लेकर 40 साल तक का कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। बाकी सारी जानकारी स्क्रीन पर दे दिया है दोस्तों, आप देख ही पा रहे होंगे। इसकी सारी कंडीशंस क्या है, कहां खुलवा सकते हैं अपना अकाउंट, जिनका अकाउंट नहीं खुला है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।